हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम अपनी क्लास आगे शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक क्लास पाषाण काल संबंधित दे चुकी हूं, जिसमें कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, इसमें और ज़्यादा पढ़ाएं। ठीक, उनका संभवतः नाम था कोई एस कुमार थे, एक कोई और सोनू कुमार भी था। ऐसे कई 2-4 बच्चे थे। नाम इस समय देखिए हमें नहीं याद आ रहा है, मोबाइल भी मेरे पास नहीं है, तो हम आप नाम पढ़ के सुना देते। अगली बार से नाम भी पढ़ के सुना दिया करेंगे। ठीक, तो देखिए ज़्यादा की जो बात है, मैं ये कहूँगी कि आपका इतने प्रश्नों से काम चल जाएगा, क्योंकि यूपी टीटी पीटी में बहुत गहराई से प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगर गहराई में पढ़ना ही है तो आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एक जगह और भी आपको पाषाण काल पढ़ाया हुआ मेरे द्वारा मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ लीजिए। वह एक क्लास का वीडियो है। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ यह क्लास में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं खुद हूँ और मेरे सामने एक स्टूडेंट है जो इसका बेस कमज़ोर है, तो वह पढ़ रहा है मेरे सामने। ठीक, तो एक बच्चे के साथ मैं यह क्लास कर रही हूँ। ठीक है, और वह क्लास मैं पाषाण काल का 8 क्लासों में 8 भागों में पढ़ाया है पूरा, और लगभग 1-1.5 घंटे की है। कोई क्लास 1 घंटे की होगी संभवतः, नहीं तो शायद 1.5 घंटे की सभी क्लासें हैं, क्योंकि वो क्लास है पूरी। ठीक, तो आप वहाँ से भी, जिसको बहुत गहराई में अध्ययन करना हो, वहाँ से पढ़ सकता है। बाकी मुझे जितना समझ में आता है, मैं आप लोगों से उम्र में बड़ी भी हूँ, मुझे कुछ तजुर्बा है कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता, उस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरे ऊपर विश्वास ज़रूर बनाए रखिए। हाँ, वीडियो मेरा हो सकता है कि 1-8 दिन का कोई अंतराल हो जाए कि मैं वीडियो नहीं दूँ। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा है कि क्या यह लगातार चलेगा, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल लगातार यह मेरी क्लासेस चलेंगी और फ्री चलेंगी। जो भी पढ़ने का इच्छुक हो वह पढ़ सकता है। मैं पूरा कोर्स कराऊंगी। हाँ, 1-8 दिन का अंतर ज़रूर हो जाएगा, थोड़ा लेट पहुँचेगा। इसका मतलब यह नहीं, लेट पहुँचने के लिए देखिए कई कारण हैं। कई कारण है कि मुझे ये अपलोड करने नहीं आता। ठीक, तो मैं यह वीडियो किसी को दूंगी अपलोड करने के लिए, तो उनके द्वारा भाई 1-8 दिन हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन मेरी पढ़ाने में लेट नहीं होता। कभी कभी इंटरनेट की भी थोड़ी व्यवस्था में दिक्कत होती है, तो उस वजह से वीडियो नहीं जा सकता, लेकिन मैं प्रतिदिन पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक, तो ये जो हमने अपनी बातें बता दी, लेकिन पूरा का पूरा मैं कोर्स कराऊंगी यूपी टीटी पीटी का। ठीक, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम देखिए, आपको पाषाण काल की कुछ सामान्य जानकारियाँ मैं बता चुकी हूँ पाषाण काल के बारे में। ठीक, अब आज की जो हमारी चर्चा होगी वह होगी पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल की। ठीक, यह पूरा पाषाण का समय, मध्य पाषाण का, नवपाषाण का मैं समय बता चुकी हूँ। पूरा पाषाण का समय लगभग भारत में 5 लाख से 10,000। ठीक ना, ये जो है 5 लाख से 10,000 चलता है। ठीक, 10,000, और यह कितना चलता है? यह 10,000 से 4,000 चलता है, और यह नवपाषाण काल 4,000 से 1,000। ठीक, 1,000 ईसा पूर्व चलता है। ठीक, ये सब ईसा पूर्व है। पूरा पाषाण काल का जो समय है लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का जो समय है, समयावधि जो है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का जो समय काल है 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक, अब इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यह वह समयावधि है जब मानव का विकास हो रहा था, वह अपनी गति से चल रहा था, और यह पूरा पाषाण काल
का एक प्रश्न भी आता है कि पाषाण काल में वह कौन सी अवस्था थी जो सबसे लंबा चला, जो सबसे अधिक समय लिया। वह अधिक समय जो चला, जो लंबा समय चला, वह पूरा पाषाण काल चला। और इसी वजह से पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के समझा जाता है। और यह 3 भागों में क्यों बांटा गया? इनके उपकरणों के आधार पर। इनके उपकरण अलग अलग पाए गए, समय के साथ धीरे धीरे बदलाव भी होता गया। इस वजह से यह इतना लंबा चरण चला और अलग अलग प्रकार के उपकरण पाए गए, अर्थात औजार पाए गए। इसलिए इनको विद्वानों ने अलग अलग कालों में बांट दिया है। ठीक, तो उसी कड़ी में हम सबसे पहले हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय था वह कौन सा समय था? किसे पता है? कौन बताएगा? किसी को पता है? बोलो बेटा। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय था वो कब से था? 5 लाख से, आपको मैंने पहले बताया था ना? बताइए, आप बताएंगे? ओहो, नहीं बताएंगे। अच्छा, नहीं बेटा, आप अकेले पढ़ रहे हो तो आप तो जवाब दोगे ना मुझे, तभी तो आपका क्लियर होगा। बताइए। लगभग 5 लाख से 1.5 लाख का समय था। लिख लीजिए आप। ठीक, यह जो निम्न पूरा पाषाण काल का समय था 5 लाख से 1.5, 1.5 लाख, 1.5 लाख यह क्या था? ईसा पूर्व था। ठीक, लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व यह निम्न पूरा पाषाण काल का समय चला। अब ये मध्य पूरा पाषाण काल का समय आप इसी के नीचे लिख लेना। ठीक बेटा, लिख लीजिए। अब मध्य पाषाण काल और ये मध्य पूरा पाषाण काल का समय कौन सा चल था? 1.5 लाख से 40,000। इसका जो समय था 1.5 या 1.5 लाख से 40,000, 1000 ईसा पूर्व का यह समय था इसका। अब ये 40,000 से उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से कहाँ तक चला? 40,000 से 10,000। यहाँ पर देखिए 10,000 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से 10,000 है। ठीक, तो अभी तो आप यहाँ इसका लिख लीजिए, अभी इसका मैं जब अलग अलग से बता दूंगी। ठीक है ना? तो आप लोग देखिए, हम आगे चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ। कुछ 1-2 लाइनें जो हम नहीं लिखे हैं उसे मैं समझाऊंगी आज पूरा। ठीक, तो आप यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, पाषाण उपकरणों के आधार पर, पाषाण उपकरणों के आधार पर निम्न पूरा पाषाण काल को अलग अलग नाम से अर्थात शब्दावलियों से पुकारा जाता है। इनका अलग अलग नाम से जाना जाता है। और यह नाम कौन सा है? ये पहला नाम है चापर चापिंग संस्कृति, दूसरा नाम है पेबुल संस्कृति, तीसरा नाम है हैंडेक्स संस्कृति, चौथा नाम है मद्रासी संस्कृति, 5वां नाम है सोहन संस्कृति। ये चापर चापिंग संस्कृति, पेबुल संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति, मद्रासी संस्कृति, सोहन संस्कृति, यह किसके नाम है? ये सारे के सारे निम्न पूरा पाषाण काल के नाम हैं। ठीक, ये जो हैंडेक्स संस्कृति है इसको इस्वेलियन संस्कृति भी कहते हैं। इस हैंडेक्स संस्कृति को इस्वेलियन संस्कृति भी कहते हैं। यह मद्रासी संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि मद्रास से ही एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर किंग ने मद्रास के बदबूरे और अति पक्कम नामक स्थान से यह हैंडेक्स को प्राप्त किया था। इस वजह से उसे हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं और मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। और निम्न पूरा पाषाण काल के औजार सोहन घाटी में भी पाया गया, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक,
अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख औजार हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार, ये औजार कौन से हैं? ये है हैंडेक्स। हैंडेक्स को हिंदी में कुल्हाड़ी, और यह कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी सबसे प्रमुख औजार है। और दूसरा है क्लीवर। क्लीवर को क्या कहते हैं? विदारणी। ठीक, फिर से सुनिए, निम्न पूरा पाषाण काल की प्रमुख दो औजार हैं, हैंडेक्स और क्लीवर। ठीक, अब हम निम्न पूरा पाषाण काल के प्रसार क्षेत्र एवं उपकरणों के प्राप्ति स्थल के बारे में लिखे हूँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर भारत में, भारत अर्थात उत्तर भारत में, यहाँ पर हमने उत्तर नहीं लिखा है, आप साथ में लिख लिए। ठीक है बेटा, लिख लो आप। उत्तर भारत में गंगा का मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में केरल। ठीक, दक्षिण भारत में केरल को छोड़ करके सभी स्थानों पर हम यह बता रहे हैं कि उत्तर भारत में गंगा का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण भारत में केरल को छोड़कर सभी स्थानों पर निम्न पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण पाए गए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्षेत्रों की बात कर रहे हैं कि हमने प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है। तो देखिए आपके यूपी टिस्टी पिस्टी में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा हमने पढ़ने किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप उतना पढ़ें जितने से आपका परीक्षा का काम हो सकता है। ठीक, देखिए उत्तरी क्षेत्र में सोहन नदी घाटी है एक स्थान है सिंगरौली, फिर क्या है? बेलन घाटी। ठीक, यह सोहन नदी घाटी क्षेत्र से सबसे पहले सोहन नदी घाटी, ये जो सोहन है नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ पर विभिन्न हिमकालों का साक्ष्य मिलता है, विभिन्न हिमकालों का, क्योंकि ये जो पूरा पाषाण काल एक हिमकालों में ही चल रहा था। इसका जो भी चीज़ विकास की अवस्था चल रही थी, हिमकाल थे। यहाँ पर 5 अवस्थाओं में चला और इनके बर्फ की चादरें बनी, लेकिन अचानक जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, नए नए जानवर नए आ जाते हैं। तो जलवायु में जब परिवर्तन हो तो क्या क्या हुआ, कैसे वो हम लोग इधर वाले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर ये सब इतना है। ठीक, और यहाँ पर सोहन नदी घाटी क्षेत्र में सबसे सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया ने उत्खनन कराया था। यहाँ से पेबुल, चापर चापिंग तथा हैंडेक्स आदि का साक्ष्य प्राप्त होता है। सोहन नदी घाटी क्षेत्र से ये जो पेबुल संस्कृति, पेबुल अर्थात बटिकास्म, चापर चापिंग, हैंडेक्स आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। और इसका जो उत्खनन जो कार्य करवाया सर्वप्रथम पहली बार वह 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने करवाया था। और इसी सोहन घाटी क्षेत्र में 5 वेदिकाओं के भी साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक, सोहन नदी घाटी क्षेत्र में 5 वेदिकाओं के साक्ष्य पाए गए हैं। यह आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैं नहीं लिखूँ लेकिन छोटा सा देखिए यहाँ लिख दूँ, हो सकता है जो स्क्रीनशॉट लेगा उसको नहीं दिखाई देगा। ठीक, यह भी एक मुझे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा इसलिए हमने लिख दिया। ठीक बेटा, और यह जो आपका सोहन है, सोहन नदी घाटी, यहाँ पर जो लोग जिनका बसेरा हुआ, जो रह रहे थे, वो क्या था? सोहन जो नदी थी वो सूख गई थी, सूख गई। वह एक ऐसा झील, इसको क्या है, इसे करेवा का नाम दिया जाता है। वह एक ऐसा झील जो जम जाए, जो जम गई हो, उसको कश्मीर घाटी में करेवा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, करेवा, उसे करेवा कहते हैं। करेवा यानी करेवा, यह क्या आता है? ये झील है, झील क्या होता है? जम जाता है। ठीक, वह यहीं पर थे।
क्यों? अभी हमने बताया कि हिमकाल युग था। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र की बात करेंगे। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण पाए गए हैं। और यह जो कर्नाटक है, कर्नाटक एक हुसंगी नदी घाटी है। हुसंगी नदी घाटी में कर्नाटक स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अब हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में निम्न पूरा पाषाण के स्थल पाए गए हैं। पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यह 3 स्थान पश्चिमी क्षेत्र में निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। ठीक, और इस महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से कुछ अवशेष पाए गए हैं। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से कुछ अवशेष पाए गए। जो अवशेष मिला इसके आधार पे निम्न पूरा पाषाण कालीन तिथि ज्ञात की गई। निम्न पूरा पाषाण कालीन प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है। प्राचीनतम तिथि कि निम्न पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, तो वह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से यहाँ का प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक, अब हम मध्य क्षेत्र की बात करेंगे। मध्य क्षेत्र की बात करें तो 1982-83 में अरुण सोलंकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा कहाँ है? नर्मदा घाटी में है। हथनौरा से मानव कपाल तथा हाथी का जीवाश्म प्राप्त किया था। ठीक, हाथी का जीवाश्म प्राप्त किया था। हम यह बताया कि 1982-83 में अरुण सोलंकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा से मानव कपाल तथा हाथी का जीवाश्म प्राप्त किया था। ठीक, मानव कपाल यानी मनुष्य की खोपड़ी। और पशुओं का सर्वप्रथम जीवाश्म नर्मदा घाटी से ही प्राप्त होता है। और यहाँ जो जीवाश्म प्राप्त होता है, ये जो कपाल प्राप्त हुआ, इसको एक शब्द से नाम पुकारा जाता है, शब्द से नाम से जाना जाता है। वह शब्द क्या है? नर्मदीकस। क्यों? ये नर्मदा घाटी में है। ठीक, इसे नर्मदीकस कहते हैं। ठीक है ना? क्या इतनी बात समझ में आई आपको? हम दोहरा दें बातों को। देखिए, सोहन घाटी में ही एक स्थान है। सोहन घाटी के अन्य क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्र में देखिए 2-3 स्थान है जिसका मैं नाम ले रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए साथ में। सोहन घाटी के अन्य स्थल हैं, वो है मलकपुर, चौंतरा, कलार एवं चौमुख। इस मलकपुर, चौंतरा और कलार और चौमुख, इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है चौंतरा। इसके लिख लीजिए, चौंतरा। चौंतरा से कुछ मिला है। ठीक, क्या मिला है वहाँ हमने लिखा नहीं। अब सोहन अन्य क्षेत्रों के बारे में लिख लीजिएगा। चौंतरा से विशिष्ट उपकरण जो है हैंडेक्स मिला है। हैंडेक्स विशिष्ट जो उपकरण है, विशिष्ट उपकरण कौन सा? हैंडेक्स मिला है। और ये जो हैंडेक्स है, इस चौंतरा का क्या है? यह चौंतरा को उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल कहा जाता है। इस चौंतरा को उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल कहा जाता है। मिलन स्थल कहा जाता है।
ठीक, यह भी आप उसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी अब चर्चा ये होगी मध्यपूरा पाषाण काल और उच्चपूरा पाषाण काल पर। ठीक है, अगर किसी को कुछ ना पूछे समझ में आए तो वह ज़रूर लिख देगा, मैं इसे बताऊंगी। ठीक है ना। अब हमारी बात इस पर होगी, एक बार मैं इसे फिर से दोहरा देती हूँ। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमने यह पढ़ाया आपको कि पाषाण उपकरणों के आधार पर निम्न पूरा पाषाण काल को अलग अलग नाम से या शब्दावलियों से जाना जाता है या पुकारा जाता है। इसे चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं। किसे? निम्न पूरा पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण को पेबुल संस्कृति कहते हैं, हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं या एस्वेलियन संस्कृति कहते हैं। इसे मद्रासी संस्कृति कहते हैं, इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। ठीक, और निम्न पूरा पाषाण काल के दो प्रमुख उपकरण हैं, हैंडेक्स और क्लीवर। इस हैंडेक्स को कुल्हाड़ी कहा जाता है, यह सबसे प्रमुख है, और यह क्लीवर विदारणी है। ठीक, और निम्न पूरा पाषाण काल के प्रसार क्षेत्र एवं उपकरणों के प्राप्ति स्थल के बारे में मैं यहाँ बता रही हूँ। भारत में अर्थात उत्तर भारत में गंगा का मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में केरल को छोड़कर सभी स्थानों से निम्न पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण पाए गए हैं। अब हम उत्तरी क्षेत्र की बात किए, और उत्तरी क्षेत्र में नदी घाटी, कौन सी नदी घाटी है? यह सोहन नदी घाटी है। एक स्थान है सिंगरौली, एक है बेलन घाटी। ठीक, सोहन नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया ने उत्खनन कार्य कराया था। यहाँ से पेबुल या बटिकास्म, चापर चापिंग तथा हैंडेक्स आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर 5 वेदिकाएं भी मिली हैं। कहाँ पे? सोहन नदी घाटी में। ठीक, अब दक्षिण क्षेत्र की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक हुसंगी नदी घाटी में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके आधार पर निम्न पूरा पाषाण कालीन प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है। और मध्य क्षेत्र की हम बात करें तो 1982-83 में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा से मानव कपाल तथा हाथी के जीवाश्म प्राप्त किया था। और पशुओं का सर्वप्रथम जीवाश्म नर्मदा घाटी से ही प्राप्त होता है, और इसके लिए एक शब्द है नमदीकस शब्द। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे किस पर? मध्य पूरा पाषाण काल पर। अब देखिए, मैं मध्य पूरा पाषाण काल की चर्चा करूंगी। हमारा ये निम्न पूरा पाषाण काल हो चुका है। अब हम इस मध्य पूरा पाषाण काल पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक पाषाण उपकरणों को सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक, जब हम इसे पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था? एक बटिकास्म बताया था, बटिकास्म यानी क्रोड। एक हमने यह बताया कि एक पत्थर है, ठीक, बड़ा पत्थर टुकड़ा, उसी को ये मार के तोड़ा करते थे। तो जब तोड़ते थे तो यहाँ पर इस तरह से फट गया। अब कुछ इस तरह का तिकोना निकल जाता था, इस तरीके से तिकोना। अब ये तो निकल गया इस तरीके वाला तोड़ने के बाद, तो उसे अपना शिकार करते थे। फिर जब ये वाला जो भाग आ गया फलक, यह देखा इन्होंने कि यह तो छोटा भी हो गया थोड़ा, और यह थोड़ा नुकीला हो गया। ठीक, तो ये लोग इस समय का मानव पूरा पाषाण काल में के अंतर्गत, जब हम मध्य पूरा पाषाण काल जो हम पढ़ रहे हैं, तो इस समय का मानव इस फलक वाले औजार से शिकार करता था। ठीक, थोड़ा पतला था, नुकीला था। ठीक, इस तरीके से। तो यह प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है कि फलक संस्कृति किस काल में है, या फलक संस्कृति किसे कहते हैं, यह अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर
हम यह बता रहे हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में फलक पाषाण उपकरण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, और जो उपकरण थे उसे फलक, ब्लेड, स्केपर संस्कृति कहते थे। इस मध्य पूरा पाषाण काल को फलक, ब्लेड, स्केपर संस्कृति कहते हैं। ठीक। और यहाँ पर जो उपकरण जो था, जो फलक उपकरण, उसी फलक उपकरण की ही सबसे अधिक प्रधानता थी। यहाँ प्रधानता किसकी थी? फलक की थी। और इसी फलकों के उपकरण की प्रधानता के वजह से ही इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। किसे कहते हैं? मध्य पूरा पाषाण काल को। प्रश्न आपका यही पूछेगा कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं। आपके उत्तर में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, या एक तो यहाँ पर आपका मध्य पूरा पाषाण काल तो है ही, इसका उत्तर तो सही है। आपको मध्य पाषाण काल भी उसमें लिखा होगा, तो आपको संदेह में नहीं आना है। ठीक। इस वजह से फंसाते हैं लोग। और यही फलक प्रकार की संस्कृति एक पश्चिमी यूरोप है। पश्चिमी यूरोप में एक मुस्तूरियन संस्कृति थी। ठीक। यहाँ पर देखिए, इस फलक संस्कृति किसे कहते हैं? ये फलक यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 प्रकार के हैं। एक तो है फलक, एक है ब्लेड, एक है स्क्रैपर। स्क्रैपर को क्या हमने बताया था आप लोगों को? बताइए, हिंदी में क्या बताया था नाम स्क्रैपर को? बताओ बेटा, बताया था ना? ना, अब नहीं बताऊंगी, कई बार हम दोहरा चुकी हूँ। आप बताइए। ठीक। इसे मुस्तूरियन संस्कृति भी, कहीं जगह मुस्तूरियन लिखा होगा, यहाँ हमने मुस्तूरियन लिख दिया। ठीक। तो इसमें मात्राओं का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आएगा आप कर दीजिएगा, मस्तूरियन ही आप लोग समझ लीजिए। हमने यहाँ पे मुस्तूरियन लिख दिया। ठीक। इसे मुस्तूरियन संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिमी यूरोप के मुस्तूरियन संस्कृति में भी यही उपकरण प्रचलित था, यही उपकरण प्रचलित थे। इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को मुस्तूरियन संस्कृति भी कहते हैं। अब मध्य पूरा पाषाण काल के औजार और जगह भी भारत में पाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक स्थान है नेवासा। ठीक। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। नेवासा से सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी मिलती है। ठीक। हमारी जो सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिली भारत में? तो नेवासा से मिली। किसकी? मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी मिलती है। नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछेगा कि मध्य पूरा पाषाण काल को किस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना जाता है? जो कौन सा है वह? नेवासा संस्कृति। ठीक। यहाँ देखिए, नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना जाता है। सॉरी, शायद हमने लाइन गलत दोहरा दी क्या? क्यों बेटा? हाँ, फिर से देख लीजिए। नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना जाता है। प्रश्न आपका यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्थल है जो मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल है। ठीक। या स्थल माना जाता है, तो क्या होगा? नेवासा उत्तर में होगा। ठीक। नेवासा का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। नेवासा का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। सांकलिया ने ही सबसे पहले इस काल का पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। एक विद्वान है, कौन है ये? भूगर्भ शास्त्री। ठीक। HD सांकलिया ने नेवासा का उत्खनन कराया था। उत्खनन अर्थात खुदाई करवाया था। ठीक। और सांकलिया को ही सबसे पहले इस मध्य पूरा पाषाण काल का उपकरण, औजार पाया। वह औजार पत्थर वाला,
और मध्य पूरा पाषाण कालीन सभ्यता को नेवासा की संज्ञा दी गई, नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई। ठीक, ये जो नेवासा है इसे नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई है। और यह किसने दिया? सांकलिया ने दिया था। ठीक, मध्य पूरा पाषाण कालीन सभ्यता को नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई है। किसने दिया था? सांकलिया ने दिया था। अब उसी में हम आगे पढ़ाते हैं। हमारे भारत में राजस्थान भी है। राजस्थान बहुत अच्छा शहर है, कभी आप लोग घूम आइए। मैं तो एक बार गई हूँ, बहुत अच्छा लगा, मैं ज़रूर दोबारा जाना चाहूँगी। ठीक, देखिए राजस्थान में एक लूनी नदी है, लूनी नदी का क्षेत्र है। उस लूनी नदी क्षेत्र में थार है। क्या है? थार। इस थार से मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक, थार से मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण मिले हैं। इन पाषाण उपकरणों को वी.एन. मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दिया है। ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक, अब कौन सा आएगा ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो भी बच्चा गहराई में चाहता है कि मैं पढ़ाऊँ ना, तो वह मेरा प्ले लिस्ट में जाके दूसरा वीडियो देख सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा वह गहराई में मैंने बता दिया है कि आपको लगे क्या क्या बता दिया। ठीक, वैसे पुस्तकों में बहुत कुछ है, लेकिन बहुत आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? अगर काम आपका इतने से चल सकता है तो यही करिए ना। अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा पढ़ना हो ना, तो इग्नू का नोट्स अगर उसको मिल जाए तो ज़रूर पढ़ ले। है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत ही ज़्यादा किताबें हैं। आप जितना पढ़ेंगे उतनी कुछ न कुछ अलग अलग बातें मिलेंगी। ठीक, तो मेरा अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ पढ़िए मेरे साथ। ठीक, यहाँ पर हमने यह बताया कि थार लूनी नदी क्षेत्र में है। ठीक, और इस थार से मध्य पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले। और ये उपकरण किसको मिला है? बी.एन. मिश्रा को मिला है। बी.एन. मिश्रा ने इसे लूनी उद्योग की संज्ञा दिया। उसके बाद मैदानी क्षेत्र से सबसे अधिक मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं? पुरातन अवशेष मिले हैं। गंगा मैदानी क्षेत्र से सबसे अधिक मध्य पूरा पाषाण काल के पुरातन अवशेष मिले हैं। ठीक, क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। ठीक, अब हम चर्चा इस मध्य पूरा पाषाण की कर रहे हैं। तो मध्य पूरा पाषाण काल में फलक प्रकार के उपकरणों को प्रयोग किया गया पहली बार। ठीक, इसे फलक ब्लेड स्केपर संस्कृति भी कहते हैं। यानी कि इस काल में फलक भी थी, ब्लेड भी था, स्केपर भी था। ठीक, और इस फलक की ही सबसे अधिक प्रधानता थी। इसी वजह से इस मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। ठीक, और इसी मध्य पूरा पाषाण काल को मुस्तूरियन संस्कृति भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि पश्चिमी यूरोप के मुस्तूरियन संस्कृति में भी यही उपकरण प्रचलित थे। ऐसा ही उपकरण पाया गया। कैसा उपकरण? इस फलक ब्लेड स्केपर टाइप का। ठीक, अब नेवासा कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में है। तो नेवासा का सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी मिलती है, नेवासा से मिलती है। नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना जाता है। यह प्रश्न कई बार आता भी है। ठीक, इसका नेवासा का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था। एच.डी. सांकलिया ने कराया था उत्खनन। और सांकलिया ने ही सबसे पहले इस काल का पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। मध्य पूरा पाषाण कालीन सभ्यता को नेवासा उद्योग की संज्ञा दिया गया है। और किसने दिया था? सांकलिया ने। ठीक, अब राजस्थान में लूनी नदी घाटी में, लूनी नदी क्षेत्र में एक स्थान है थार,
और थार से मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इन पाषाण उपकरणों को बी.एन. मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दिया गया। भाई देखिए यहाँ पर दो उद्योग हैं। महाराष्ट्र में नेवासा को क्या कहा गया? नेवासा उद्योग की संज्ञा दिया गया है यह। और दूसरा जो यहाँ पर भी किसी चीज़ की संज्ञा दी जाती है ना, उसके महत्वपूर्ण होने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। यहाँ पर बी.एन. मिश्रा ने थार को लूनी उद्योग की संज्ञा दिया गया है। ठीक, अब गंगा वाला जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक मध्य पूरा पाषाण काल के पुरातन अवशेष पाए गए हैं। एक बात, चलिए अब इसके बाद हम उच्च पूरा पाषाण की बात करेंगे। ठीक, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक ना। अब देखिए, अब हमारी चर्चा उच्च पूरा पाषाण काल पर होगी। यहाँ निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल का हमने बता दिया। अब हमारी चर्चा उच्च पूरा पाषाण काल पर होगी। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में जो उपकरण था वह कौन सा उपकरण था? मुख्य उपकरण ब्लेड था, ब्लेड। और यह ब्लेड किससे बना था? फलक से बना था। ठीक, यह मुख्य उपकरण जो ब्लेड था, यह ब्लेड दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड नहीं था जैसे आजकल पाए जाते हैं ना, वैसा नहीं था। यह पाषाण का ब्लेड था, पत्थर का था। अब वो पत्थर का कैसे बना कि हमने आपको अभी क्रोड वाली बात बताई थी, बटिकास्म की। क्रोड बताया ना कि एक बड़ा पत्थर है से उसको तोड़ा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक वाली जो ये क्या हो गई? फलक। ये तो फलक हो गई। उसके बाद कुछ और नुकीली चीज़ें निकली इसमें से। ठीक, और नुकीली, थोड़ी और नुकीली में निकली। ठीक है ना, तो उसी को ब्लेड कहते हैं, ब्लेड। ठीक, और ये कैसा है? ये है पाषाण का पत्थर। ठीक, तो इसलिए, और यहाँ पर एक उपकरण और था, क्या था? तक्षणी। तक्षणी उपकरण भी यहीं पर था। ठीक ना, तो यहाँ हम हटा दे रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए हमने बताया। ठीक, उच्च पूरा पाषाण काल में मुख्य उपकरण जो था वह ब्लेड था। और ब्लेड कैसे बना था? फलक से बना था, यानी उसके छिलकों से बना हुआ था। अब उच्च पूरा पाषाण काल से पहले का जो भी औजार था, जो भी पाषाण उपकरण था, वह बटिकास्म या क्रूड था। तो उसको जब तोड़ते थे तो एक भाग किनारे वाला तो निकल गया, वो फलक बन गया, वो नुकीला था। उसके बाद और जो छिलके वगैरह थे उसके नुकीले काफ़ी हो गए, वो ब्लेड पतले पतले, वह उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण कहे गए। ये तो है, लेकिन इस उच्च पूरा पाषाण काल के पहले जो हम पढ़े निम्न पूरा पाषाण काल, हम पढ़े मध्य पूरा पाषाण काल, इस समय तक एक प्रकार के ही उपकरण हर काम के लिए प्रयोग होते थे। लेकिन यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल में उपकरणों की विशिष्टता पर बल दिया गया, उसके विशेषीकरण पर बल दिया गया। यानी कि एक कार्य के लिए एक उपकरण, मतलब प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग उपकरण बनाए गए। यहाँ पर पहले एक ही उपकरण से सारे काम हो जाते थे, ऐसा यहाँ नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ देखिए हमने लिखा भी है कि उच्च पूरा पाषाण काल में प्रत्येक कार्य के लिए विशेष उपकरण का प्रयोग किया गया, अर्थात विशेषीकरण पर बल दिया गया। ठीक, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाए गए अलग अलग कार्यों के लिए।
ठीक। इस उच्च पूरा पाषाण काल को मिग्देलियन संस्कृति भी कहते हैं। अब ये मिग्देलियन संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिमी यूरोप में इसी प्रकार के पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। हम यह कह रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप में इसी यानी उच्च पूरा पाषाण वाले ये फलक, ये जो फलक से बना है, यह ब्लेड पाषाण उपकरण की इस मिग्देलियन संस्कृति में प्रधानता थी, वहाँ यह पाई गई है। इस वजह से भी उच्च पूरा पाषाण काल को मिग्देलियन संस्कृति कहते हैं। और इसी उच्च पूरा पाषाण काल में प्रज्ञ मानव का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात प्रज्ञ मानव या होमो सैपियंस या आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक। और यहीं पर नए चमक उद्योग का भी प्रादुर्भाव होता है। कैसे? अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस समय यानी उच्च पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम पाषाण उपकरणों के साथ अस्थि अर्थात हड्डी के बने उपकरण का प्रयोग होने लगा था। इसके पहले सिर्फ पाषाण के उपकरण थे, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डी से निर्मित, हड्डी से बने हुए उपकरण का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और इसका जो सर्वाधिक हम प्रयोग अगर हम देखते हैं कि हड्डी से बने हुए सर्वाधिक प्रयोग कहाँ मिला था? देखिए हम इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दिए हैं। हड्डी से बने हुए सर्वाधिक संख्या में हड्डी के जो उपकरण कहाँ मिले हैं? आंध्र प्रदेश के मुच्छतल्ला चिंतामनुगावी शिलाश्रय से मिला हुआ है। हम यहाँ लिखना भूल गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक। अब इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी से, ठीक, इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी से इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। अस्थि निर्मित अर्थात हड्डी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी से विश्व की प्राचीनतम स्त्री अर्थात महिला की हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। वह विश्व की प्राचीनतम, एक शब्द होता है प्राचीन और एक शब्द होता है प्राचीनतम। प्राचीन जहाँ लग जाए वह पुराना से आप अर्थ लगाइए कि यह पुराना है। अगर वह प्राचीनतम लगा है, ठीक, तो वह सबसे पुराना है, बहुत पुराना है। ठीक। हम यही बताएं कि इलाहाबाद के बेलन घाटी से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित अर्थात स्त्री हड्डी का बना हुआ स्त्री की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए उच्च पूरा पाषाण काल में ही पहली बार शैल चित्रकला के अवशेष मिलते हैं। और प्रथम साक्ष्य, इन शैल चित्रकला के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है भाई? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका से प्राप्त होता है। और भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और यहीं से भीमबेटका से पहली बार शैल चित्रकला के अवशेष मिलते हैं। अब देखिए भीमबेटिका, हम वहाँ पे भीमबेटका लिख दिया, हाँ हमने यहाँ पे भीमबेटिका। हमारे पास 2-4 पुस्तकें उसमें भीमबेटिका लिखा है, लेकिन बेटिका और बेटिका में कोई अंतर नहीं है। आप
जो भी आपके पास उपलब्ध अगर पुस्तक हो, जो लिखा हो वह समझिए। उत्तर आपको वही देना है, भीमबेटिका हो या भीमबेटका हो। ठीक, आपके जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें जो लिखा होगा, मतलब उसके ये मात्राओं पे आप ना जाइएगा, भीमबेटका है और भीमबेटका का उत्तर लगाइएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर भीमबेटिका की गुफाओं की खोज किसने किया था भाई? यहाँ खोज की बात चल रही है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में BN वाक डंकर ने किया था। देखिए यहाँ पर भी इनके नामों में थोड़ा अंतर, कहीं कहीं ये जो हमने अण लिखा है ना, अण लिखा ही नहीं होता है, ये क पे अंक की मात्रा दे देता है, वाक कड़ लिख दिया है। ठीक, तो यहीं पे आप BN वाकड़कर हैं। ठीक ना। भीमबेटिका की गुफाओं की खोज 1957 में BN वाकड़कर ने किया था। भीमबेटिका में 463 गुफाएं मिली हैं। ठीक, भीमबेटिका में 463 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 400 गुफाओं में चित्रों के साक्ष्य पाए गए हैं। 400 गुफाओं में चित्रों के साक्ष्य पाए गए हैं भाई, यानी 63 गुफा में नहीं पाए गए, कुछ तो पाए गए होंगे। ठीक, भीमबेटिका के शैल चित्रों का निर्माण। ठीक, भीमबेटिका के शैल चित्रों का निर्माण उच्च पूरा पाषाण काल से शुरू होता है भाई, उच्च पूरा पाषाण काल से शुरू हुआ, लेकिन भीमबेटिका के सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के बने प्राप्त हुए हैं। फिर से सुनिए, भीमबेटिका के शैल चित्रों का निर्माण उच्च पूरा पाषाण काल में शुरू हुआ था, लेकिन भीमबेटिका के सर्वाधिक जो चित्र मिले हुए हैं वह मध्य पाषाण काल के बने हुए प्राप्त हुए हैं। भीमबेटिका से अत्येष्टि क्रिया का भी साक्ष्य पाया गया है। ठीक, अत्येष्टि क्रिया आप लोग जानते होंगे, नहीं? जो न जाने वो कमेंट में लिखे, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल सब लोग जानते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य आंध्र प्रदेश की, यहाँ देखिए प्राचीनतम चूल्हे, यहाँ पर प्राचीनतम लगा, यानी सबसे पुराना प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में आंध्र प्रदेश राज्य है और एक जिला है कुर्नूल। उस कुर्नूल जिले में एक स्थान है, उसका नाम है बिलासुर गामा। ठीक, बिलासुर गामा से मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बिलासुर गामा से मिले हैं। वैसे आपको जो प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा, यहाँ पर देखिए 3 नाम मिले। पहले तो हो सकता है राज्य ही पूछ दे या राज्य दिया भी हो, वो कुर्नूल दिया हो। ठीक, अगर राज्य और कुर्नूल दिया है तो आप सबसे पहले कुर्नूल पे लगा देंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही तो कुर्नूल है। हो सकता है आंध्र भी दिया हो, कुर्नूल भी दिया हो और बिलासपुर गामा दिया हो, तो कहाँ लगाएंगे? बिलासपुर गामा में लगाएंगे। वैसे यह तीनों एक साथ नहीं आएगा, इस तीनों में से कोई एक आएगा। जो एक पर्टिकुलर स्थान है वह हमने नाम लिख दिया है। ज़्यादातर लोग कुर्नूल जिला ही बताते हैं, पुस्तकों में भी कुर्नूल जिला लिखा होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर जैसा कि हमने यही वाला बात यहाँ बता दिया था कि सर्वाधिक संख्या में हड्डी के उपकरण आंध्र प्रदेश के मुच्छतल्ला चिंतामनुगावी शिलाश्रय से मिला है। ठीक, यहाँ का जो मानव था इस समय पूरा पाषाण काल का, ठीक, पूरा पाषाण काल का जो था यह पूरा पूरा क्या था भाई? एक हिमयुग था। ठीक, हिमयुग था। यहाँ पर का मानव जो है
खाद्य संग्राहक था। वो क्या था? शिकारी था। अर्थात यहाँ का मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। वह क्या था? खाना बदोश था। एक स्थान से दूसरे स्थान वह सिर्फ भोजन का इंतजाम करने के लिए भटकता रहता था, घूमता रहता था। वह कच्चा मांस खाता था। ठीक, गुफाओं में भी रहता था पत्थर के, और पत्थर के औजार उसके होते थे, उसी से वो शिकार करता था, अपना पेट भी भरता था वह पत्थर के औजारों से। अर्थात पत्थर उस समय के मानव का मूलभूत आवश्यकता थी, आधारभूत जरूरत थी। ठीक ना? वह शिकारी था। उस समय का जो इस समय तक क्या हुआ था? इस समय तक मानव ने कृषि करना और पशुपालन करना नहीं सीखा था। कहाँ पर? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। हम निम्न उच्च पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे का पूरे पाषाण काल की पाषाण काल में पूरा हम इस पूरे पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे में इन तीनों तक मानव कृषि करना, पशुपालन करना और मृदभांड के प्रयोग से अपरिचित था। यानी ना ही ये कृषि कर पाया था, ना ही यह पशुपालन किया था, ना ही यह मृदभांड को नहीं बना पाया था। ठीक, यह अपरिचित था इन सब चीज़ों से, वह जानता ही नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर जीवन में अस्थायित्व नहीं था। जीवन एक जगह था ही नहीं, और उत्पादक नहीं था भाई। उस समय यह उत्पादक नहीं था। ठीक, उत्पादक तो नवपाषाण काल में बनते हैं। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ खाना बदोश का जीवन जी रहा था। कहाँ? पूरा पाषाण काल में। जब हम अभी मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ कृषि और कुछ पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, और यहीं से शुरुआत होती है कृषि और पशुपालन की। कब से? मध्य पाषाण काल से। लेकिन पूर्ण रूप से नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन, मृदभांड का ये सारा प्रयोग नवपाषाण काल में होता है। तब जाकर के कहीं समाज की परिकल्पना होती है, फिर वह समुदाय बनता है, ग्राम बनता है। ठीक, फिर राज्य बना। आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। याद रखें, यह मानव कैसा था भाई? बंदर था ना? मानव कैसा था? 4 पैरों पे चलता था। फिर वह धीरे धीरे उठा, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। कहाँ तक आते आते उसने निम्न पूरा पाषाण काल का सफर पूरा किया, यहाँ का मानव। फिर मध्य पूरा पाषाण काल का समय पूरा किया। फिर यहाँ आता है उच्च पूरा पाषाण काल में। तब जाकर के यहाँ पर प्रज्ञ मानव का अर्थात आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव होता है। वह इसी तरीके से होता है कि जो बंदर था वह धीरे धीरे उठा। वह कोई फल तोड़ने के लिए उठा हो, कुछ शिकार करने के लिए, धीरे धीरे वो कोशिश करता रहा। वह उठने की कोशिश की, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो गई। जब वह सीधी हो गई तभी वह होमो सैपियंस की श्रेणी के अंतर्गत आता है, अर्थात आधुनिक मानव, प्रज्ञ मानव आता है। याद रखें, उन बंदरों ने संघर्ष किया तो हम आज हैं, हम और आप हैं। जिन बंदरों ने संघर्ष कभी नहीं किया वह आज भी बंदर के बंदर हैं। अर्थात बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को मैं यही संदेश दूंगी कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके पढ़िए। यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे, जो मैं बता रही हूँ पक्का ही फंसेंगे। देखिए, पेपर मैं नहीं बनाऊंगी, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो अगर मैं बैठूंगा तो मुझे भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे कर लूँगी, वो प्रश्न ऐसे बनाए ही जाते हैं। वही प्रश्नों से बच्चों का तो नंबर बनता है, उन्हीं प्रश्नों से वह लीड करता है कौन सफल होता है, कौन असफल होता है। वही 2-4 प्रश्नों से इंसान की ये देखी जाती है कि कितना उसके पास पावर है। ठीक, तो देखिए आज हम यहीं पर रखते हैं, लेकिन संघर्ष करना ना छोड़िएगा। यह थोड़ी सी हमें एक कहानी के रूप में हमने इसीलिए बताई कि बंदर ये लोग थे, इन्होंने
प्रयत्न किया, संघर्ष किया उठने के लिए, जो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। देख रहे हैं साइंस कितना आगे है, हमारे यहाँ सब कुछ है। ठीक, वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, वो हमेशा चलती रहेंगी। तो उन्हीं बंदरों की वजह से हुआ, जिन बंदरों ने संघर्ष किया, मेहनत करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की, अपना काम किया। याद रखें, जो पिता अगर नौकरी करता है तो उसका परिवार कितना अच्छा होता है। अगर उस घर में माता भी अगर नौकरी करती है तब भी परिवार, लेकिन जिस घर में अगर धन नहीं आता है ना, उस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। और आज के तारीख में पैसा ही सब कुछ है। ठीक, तो अगर पैसा है तो दिमाग भी चलता है बहुत तेज से। जैसे यहाँ पर धन का नहीं था, यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर कृषि नहीं था, पशुपालन नहीं था, मृदभांड नहीं था, सब ऐसे था। लेकिन जिस दिन ये लोग कृषि सीख गए, पशुपालन करना सीख गए और मृदभांड बना लिया, वह क्या हो गया, वहाँ पर इनके समाज का निर्माण होता है। और वही समाज एक दिन क्या बनाती है, संस्कृति बनाती। और कैसी संस्कृति बनाती है, उस संस्कृति में वह तांबे का भी खोज कर लेती है, फिर वह ताम्रपाषाणी संस्कृति कहलाती। वो ताम्रपाषाणी संस्कृति में कई सारी संस्कृतियों का जन्म होता है। आहार संस्कृति, बनास संस्कृति, इसी को जोगेश्वर संस्कृति भी कहते हैं। ठीक, काथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, जोरवे संस्कृति, सवालदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, न जाने कितने संस्कृतियां हैं। मुख्य रूप से सात संस्कृतियां हैं, 7 संस्कृतियां हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो उसमें 4 संस्कृतियां ऐसी हैं जो 4 संस्कृतियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ताम्रपाषाण काल आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको भी अलग से बता दूंगी। पहले जैसे सिलेबस है वैसा मैं पढ़ाऊंगी, उसे भी अलग से बता दूंगी। प्रश्नों के माध्यम से आपका प्रश्न नहीं जाएगा। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि एक हम और काफ़ी गहराई में हमने पाषाण काल को पढ़ाया है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक वीडियो है, वह सिर्फ महापाषाण काल की है। ठीक, तो आप उसे देख सकते हैं, अन्यथा ज़बरदस्ती नहीं है, ना देखें। मैं खुद आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता दूंगी कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।